तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा सिटी के सी साइड से, जहां कुछ दोस्तों का एक ग्रुप सी ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसी ग्रुप में हम ग्रेग को देखते हैं, जो कि ट्रायंगल नाम की एक बोट पर ट्रिप का कुछ सामान रख रहा होता है। तभी ग्रेग की फ्रेंड सैली वहां आती है, जो कि शादी के बाद अपने हस्बैंड डाउनी के साथ पहली बार सी ट्रिप पर जा रही होती है। इसके बाद सैली ग्रेग को अपनी फ्रेंड हेलन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो आज उनके साथ आई थी। साथ ही सैली ग्रेग को बताती है कि हेलन भी आज उन सबके साथ सी ट्रिप पर जाने वाली है, जिस पर ग्रेग सैली से कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि जेस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। इसके बाद हम जेस को देखते हैं, जो कि इसी सिटी में अपने बेटे टॉमी के साथ रह रही होती है। जेस एक सिंगल मदर होती है और अकेले ही टॉमी को संभालती है, क्योंकि टॉमी ऑटिज्म नाम के एक डिसऑर्डर का शिकार होता है, जिसमें इंसान बिल्कुल भी लोगों से सोशलाइज नहीं होता और हर वक्त डरा हुआ रहता है। और टॉमी की इसी हालत के चलते जेस डिप्रेशन में रहने लगी थी और जरा जरा सी बात पर अपना सारा गुस्सा टॉमी पर निकाल दिया करती थी। उस दिन भी टॉमी अचानक किसी को देखकर बहुत डर जाता है, जिससे टॉमी के पास रखा पेंट नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जेस फिर से टॉमी पर गुस्सा करती है और पेंट साफ करने लगती है। तभी जेस को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और वह घर से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता और यह देखकर जेस वापस घर के अंदर आ जाती है। फिर वह एक बड़े से ब्रीफ केस में कुछ सामान रखने लगती है। तभी जेस की नजर फ्रिज पर पड़ती है और उसे याद आता है कि आज उसे अपने फ्रेंड ग्रेग और बाकी दोस्तों के साथ सी ट्रिप पर जाना था। इसके बाद जेस अपनी चाबियां उठाती है और ब्रीफकेस को गाड़ी में रखकर वापस घर के अंदर आती है, जहां टॉमी बहुत बुरी तरह डरा हुआ होता है। जेस टॉमी को गले लगाकर प्यार करती है और उसे समझाती है कि यह बस एक बुरा सपना था। फिर वह उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, जिसके बाद वे दोनों तेजी से सी साइड की तरफ जाने लगते हैं, जहां ग्रेग उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में जेस सी साइड पहुंच जाती है, जहां ग्रेग का फ्रेंड वेक्टर देखता है कि जेस कुछ परेशान सी लग रही है, जिस पर वेक्टर जेस से टॉमी के बारे में पूछता है कि वह जेस के साथ क्यों नहीं आया। टॉमी का नाम सुनकर जेस वेक्टर से कहती है कि टॉमी का आज स्कूल में फंक्शन था, इसलिए वह उनके साथ नहीं आ सकता। तभी ग्रेग वहां आ जाता है और जेस ग्रेग को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ग्रेग जेस को सभी दोस्तों से मिलवाता है जो आज उनके साथ ट्रिप पर जाने वाले थे, और जल्द ही उनकी बोट समुद्र में सी ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। बोट पर आते ही जेस की कुछ समय के लिए आंख लग जाती है और तभी जेस को एक सपना आता है, जिसमें जेस खुद को बीच के किनारे पड़ा हुआ देखती है। तभी डर से जेस की आंख खुल जाती है। उसी समय वेक्टर ग्रेग को बताता है कि जेस ने कहा था कि टॉमी आज भी स्कूल गया है, लेकिन आज तो शहर के सभी स्कूल बंद हैं। क्या यह बात अजीब नहीं है? जिस पर ग्रेग वेक्टर से कहता है कि टॉमी एक स्पेशल चाइल्ड है, हो सकता है कि उसका स्कूल आज भी खुला हो। उसी समय जेस भी बोट के डेक पर आ जाती है और बोट चलाने लगती है कि तभी कुछ देर बाद सबको समुद्र में दूर एक तूफान उठता दिखाई देता है, जिस पर ग्रेग सभी को जल्दी से लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहता है और खुद ट्रांसमीटर से कोस्ट गार्ड से संपर्क करता है। संपर्क होते ही ग्रेग कोस्ट गार्ड को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देता है, जिस पर कोस्ट गार्ड ग्रेग को बताता है कि उन्हें तो समुद्र में कोई तूफान दिखाई नहीं दे रहा। और यह सुनकर ग्रेग थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसी समय ग्रेग को ट्रांसमीटर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उससे मदद मांग रही होती है। वह लड़की ग्रेग से कहती है कि वह सबको मार देगी, इसलिए जल्दी उसे बचा लिया जाए। जिस पर ग्रेग उस लड़की से पूछता है कि वह कौन है और कहां से बात कर रही है, लेकिन उसी समय ट्रांसमीटर की लाइन कट जाती है और समुद्री तूफान तेजी से बोट की तरफ आने लगता है और देखते ही देखते बोट तूफान की चपेट में आकर पूरी तरह पलट जाती है, जिस पर अगले ही पल बोट पर मौजूद सभी लोग समुद्र में जा गिरते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हाथ पैर चलाने लगते हैं। कुछ ही देर में तूफान टल जाता है, लेकिन बोट पूरी तरह तबाह होकर समुद्र में पलट चुकी होती है। तभी बच जाने वाले लोग तेजी से उस पलटी हुई बोट पर आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ट्रिप पर आई हेलन गायब हो गई है, यानी वह इस तूफान में मारी जा चुकी थी। हेलन को गायब देखकर सैली बुरी तरह रोने लगती है, जिस पर डाउनी सैली को समझाते हुए कहता है कि हमने अभी तक हेलन की लाश नहीं देखी, क्या पता वह अभी भी जिंदा हो। इसके बाद सभी बचे हुए लोग समुद्र के बीचों बीच मदद का इंतजार करने लगते हैं कि उसी वक्त जेस की नजर दूर से आती एक बहुत बड़ी शिप पर पड़ती है। वेक्टर और बाकी लोग भी शिप को करीब आता देख बहुत खुश हो जाते हैं और तेजी से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। जल्दी ही वह शिप उनकी बोट के करीब आ जाती है। इस शिप का नाम एओलस होता है कि तभी उन्हें शिप के डेक पर खड़ा एक इंसान दिखाई देता है, लेकिन धूप की वजह से वे उसका चेहरा साफ तौर पर
नहीं देख पाते। और जैसे ही शिप बोट के करीब आती है सभी लोग जल्दी से शिप पर चढ़ जाते हैं और जिंदा बच जाने पर खुश होने लगते हैं। लेकिन जेस शिप पर आते ही परेशान हो जाती है, जबकि विक्टर शिप के क्रू मेंबर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें शिप पर अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। जल्द ही सभी दोस्त शिप के कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी वह इंसान नहीं मिलता जिसे उन्होंने शिप पर आने से पहले डेक पर देखा था। कॉरिडोर में आने के बाद जेस ग्रेग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन ग्रेग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जेस से कहता है कि पानी के सभी शिप देखने में एक जैसे होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। तभी डाउनी और वेक्टर की नजर कॉरिडोर में लगी शिप की तस्वीर के नीचे लिखी हिस्ट्री पर पड़ती है, जहाँ एक ग्रीक मिथोलॉजी किंग का जिक्र किया गया होता है, जिसे देखकर सैली अपने फ्रेंड्स को बताती है कि इस किंग का नाम सिसिफस था, जो कि अपने टाइम का एक क्रूल और धोखेबाज किंग था। सिसिफस हमेशा गॉड के बनाए हुए रूल्स तोड़ता था और अपनी गलतियों को मानने की बजाय उन्हें गलत तरीके से ठीक करता था, जिस पर उसके मरने के बाद गॉड ने उसे बहुत सख्त सजा दी थी। उस सजा के अनुसार सिसिफस एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाता था, लेकिन जैसे ही वह पत्थर लेकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचता था वह पत्थर वापस नीचे आ जाता था और इस तरह सिसिफस कभी भी उस पत्थर को चोटी तक नहीं ले पाया और यही उसकी सजा थी। तभी अचानक विक्टर को कॉरिडोर में किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। विक्टर जब वहां जाकर देखता है तो उसे जमीन पर जेस की गिरी हुई वही कीज मिलती हैं जो वह घर से निकलते वक्त अपने साथ लाई थी, और उन कीज में टॉमी की पिक्चर भी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेस तो अभी तक उस जगह से गुजरी भी नहीं थी, तो फिर कीज वहां कैसे गिरी। उसके बाद सभी दोस्त कॉरिडोर से निकलकर डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, जहां बहुत ही फ्रेश खाना पड़ा होता है और हर चीज ऐसे सेट होती है जैसे अभी अभी कोई वहां से गया हो। तभी जेस की नजर अपनी हैंड वॉच पर पड़ती है, जिसका टाइम बिल्कुल शिप के टाइम पर आकर रुक जाता है। यह सब देखकर ग्रेग अपने दोस्तों से कहता है कि शायद शिप के क्रू मेंबर्स हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। उसी समय जेस की नजर डाइनिंग हॉल के बाहर खड़े एक इंसान पर पड़ती है जो उन्हें छुपकर देख रहा होता है, और यह देखकर वेक्टर तुरंत उस इंसान के पीछे जाता है, लेकिन वेक्टर को वहां कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद ग्रेग सैली और डाउनी से कहता है कि वह यहीं डाइनिंग हॉल में रुके रहें जब तक कि ग्रेग और जेस बाहर जाकर शिप के क्रू मेंबर्स को ढूंढ नहीं लेते, और यह कहकर जेस और ग्रेग डाइनिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं और क्रू मेंबर्स को ढूंढने लगते हैं। इतने में वेक्टर भी उस इंसान को ढूंढता हुआ शिप के डेक की तरफ निकल जाता है कि तभी कॉरिडोर में खड़े ग्रेग और जेस को वॉशरूम से शावर ऑन होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ग्रेग और जेस तुरंत बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही वह बाथरूम के अंदर आते हैं उन्हें मिरर पर खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें उन्हें थिएटर रूम में जाने के लिए कहा जा रहा होता है। यह सब देखकर ग्रेग गुस्से में आ जाता है, जिस पर जेस ग्रेग से कहती है कि यह सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मुझे लगता है यह सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन ग्रेग यह सुनकर जेस को डांट देता है, जिस पर जेस नाराज होकर वहां से चली जाती है, जबकि ग्रेग थिएटर रूम ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद सैली और डाउनी भी डाइनिंग हॉल से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें जमीन पर ब्लड के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सैली और डाउनी उनका पीछा करते हुए थिएटर रूम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जेस भी सैली और डाउनी को ढूंढते हुए वापस डाइनिंग हॉल में आती है, जहां वह देखती है कि सारा फ्रेश खाना अब गल सड़ चुका है। कि उसी समय वेक्टर भी काफी घायल हालत में डाइनिंग हॉल पहुंच जाता है, और जैसे ही वेक्टर की नजर जेस पर पड़ती है वह जेस पर हमला कर देता है, जिस पर जेस अपने बचाव के लिए वेक्टर के सिर के जख्म पर वार करती है और वेक्टर वहीं मर जाता है। जेस को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब उसके हाथों कैसे हो गया कि तभी जेस को बाहर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेस तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए थिएटर रूम तक पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि ग्रेग को किसी ने गोली मारकर मार दिया है। और जैसे ही जेस ग्रेग के पास जाने लगती है सैली जेस पर हमला कर देती है। सैली जेस से पूछती है कि आखिर उसने ग्रेग को क्यों मारा है, जिस पर जेस सैली से कहती है कि वह तो अभी अभी गोली की आवाज सुनकर यहाँ आई है, लेकिन सैली उसकी बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ग्रेग ने मरने से पहले उन्हें बताया था कि तुमने ही उसे गन से शूट किया है। ये सुनकर जेस तुरंत ग्रेग के पास जाती है और देखती है कि ग्रेग मर चुका है, जिस पर जेस सैली और डाउनी को बहुत समझाती है कि उसने ग्रेग को नहीं मारा, लेकिन डाउनी और सैली जेस की बात का यकीन नहीं करते। कि तभी अचानक सैली को एक गोली आकर लगती है और जेस देखती है कि यह सब करने वाला एक मास्क मैन है, जो कि थिएटर रूम के ऊपर से उन्हें शूट कर रहा है। अगले ही पल वह मास्क मैन डाउनी को भी शूट कर देता है। ये सब देखकर जेस तुरंत अपनी जान बचाकर थिएटर से निकल जाती है और शिप के इंजन रूम में पहुंचकर एक नाइफ उठा लेती है। कि तभी वह मास्क मैन वहां आ जाता है, लेकिन तब तक जेस छुप चुकी होती है और मास्क मैन के वहां से जाते ही जेस तुरंत शिप के डेक पर आती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। कि उसी समय वह मास्क मैन अपनी गन से जेस पर पीछे से वार करता है, जिस पर जेस मास्क
मास्क मैन से कहती है कि वह उसे जाने दे क्योंकि वह एक बच्चे की माँ है। लेकिन मास्क मैन जेस की कोई बात नहीं सुनता और अपनी गन से जेस पर फायर कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से जेस किसी तरह फायर से बच जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। लेकिन मास्क मैन लगातार पीछे से जेस पर फायर करने लगता है, जिससे उसकी गन की सभी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। और उसी समय जेस को भी एक कुल्हाड़ी मिलती है और जैसे ही मास्क मैन जेस के पास आता है, जेस मास्क मैन पर हमला करके उसे शिप के किनारे तक ले आती है, जहां मास्क मैन उससे कहता है कि तुम्हें उन सबको मारना होगा, तभी यह सब खत्म हो सकता है। लेकिन जेस को कुछ समझ नहीं आता और वह मास्क मैन पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है, जिससे वह मास्क मैन शिप से नीचे पानी में गिर जाता है और जेस को लगता है कि सब खत्म हो चुका है। अचानक जेस को पास के शिप रूम से म्यूजिक की आवाज आती है और जेस जब रूम में जाकर देखती है तो वहां एक म्यूजिक प्लेयर चल रहा होता है। जेस उस प्लेयर को बंद करती है, लेकिन वह म्यूजिक प्लेयर फिर से ऑन हो जाता है कि तभी जेस को शिप से दूर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जेस तुरंत शिप के डेक पर आती है, जहां उसे समुद्र में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर जेस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जेस देखती है कि उसके सामने उसके फ्रेंड्स अपनी पलटी हुई बोट पर खड़े उससे हेल्प मांग रहे हैं और एक और नई जेस भी उनके साथ है। यह दृश्य देखकर जेस बुरी तरह डरकर वापस रूम में आ जाती है और इतने में जेस के फ्रेंड्स और जेस 2 भी शिप पर आ चुके होते हैं, यानी कि अब शिप पर 2 जेस एक साथ मौजूद होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टाइम फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब जेस 1 थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शिप पर आई थी और यह देखकर जेस 1 अपने फ्रेंड्स का पीछा करती है। जेस 1 देखती है कि उसके फ्रेंड्स फिर से कॉरिडोर से गुजरते हैं, जहां उन्हें सिसिफस की स्टोरी पता चलती है। यहीं डर के मारे जेस 1 की कीज गिर जाती हैं और जेस 1 वहां से भाग जाती है। फिर विक्टर को जेस 1 की कीज मिलती है, जिसे वह जेस 2 को दे देता है। इसके बाद फिर से सभी फ्रेंड्स डाइनिंग हॉल में जाते हैं। तभी जेस 1 बाथरूम में जाती है, जहां उसे मिरर पर खून से लिखा वही मैसेज दिखाई देता है, यानी थिएटर में जाओ, जिसे पढ़कर जेस 1 डाइनिंग हॉल के बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स को देखने लगती है। और उसी समय जेस 2 की नजर जेस 1 पर जाती है, जिस पर जेस 1 बहुत डर जाती है और भागकर शिप के डेक पर आ जाती है। जेस को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसके सभी फ्रेंड्स और वह नई जेस कैसे दोबारा शिप पर वापस आ गए हैं कि तभी जेस की नजर समुद्र में तैरती एक लाश पर पड़ती है, जिसे सी गर्ल्स खा रहे होते हैं। गौर करने पर जेस को पता चलता है कि यह सैली के हस्बैंड डाउनी की लाश है। अचानक वेक्टर भी वहां आ जाता है और जेस को डेक पर देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी जेस डाइनिंग हॉल से शिप के डेक पर कैसे आ गई, जिस पर जेस वेक्टर को बताती है कि इस शिप पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जेस वेक्टर से कहती है कि उनके सभी फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं और उनके साथ आने वाली जेस असली नहीं है। साथ ही जेस वेक्टर को समुद्र में डाउनी की लाश दिखाती है, लेकिन जब वेक्टर पानी में देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता, जिस पर वेक्टर जेस पर गुस्सा करता है और जेस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अपने बेटे की तरह पागल हो चुकी हो, और यह कहकर वह नीचे जाने लगता है। लेकिन जेस वेक्टर को रोककर जबरदस्ती सच बताने लगती है कि तभी डेक पर लगी एक आयरन रॉड वेक्टर के सिर में घुस जाती है, जिससे वेक्टर बुरी तरह घायल हो जाता है। और यह देखकर जेस डर के मारे वहां से भागकर नीचे इंजन रूम में आ जाती है, जहां जेस की नजर वहां पड़े ढेर सारे पेपर्स पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है सबको मार दो, जिन्हें पढ़कर जेस पास पड़ा एक पेपर उठाकर वही बात उस पेपर पर लिखती है और जान जाती है कि यह राइटिंग जेस की है और इन सभी पेजेस पर उसी ने यह सब लिखा है। इसके बाद जेस को वहां पड़े कुछ कोट्स और गन्स भी नजर आती हैं और जेस इन गन्स में से एक गन उठा लेती है, जिस पर जेस के दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं कि उसी समय जेस की नजर वहां पड़े ढेरों लॉकेट्स पर पड़ती है और करीब से देखने पर जेस को पता चलता है कि वह सभी लॉकेट्स जेस के ही हैं, जिन पर टॉमी की पिक्चर भी लगी होती है। और उसी समय जेस का एक और लॉकेट भी वहीं गिर जाता है। ये सब देखकर जेस को क्लियर हो जाता है कि वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है, एक ऐसा टाइम लूप जिसमें एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और चीजों को देखकर जेस जान जाती है कि वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी है। अब जेस सोचने लगती है कि वह इस टाइम लूप को कैसे रोके, और तभी जेस एक फैसला करती है। वह गन और कुछ बुलेट्स लेती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाहर निकलती है। जेस जान जाती है कि अगर इस टाइम लूप को तोड़ना है तो उसे अपने फ्रेंड्स को मरने से पहले बचाना होगा, जिसके बाद वह सब मिलकर इस शिप से निकल जाएंगे। और यही सोचकर जेस गन लेकर डाइनिंग हॉल में आती है, जहां घायल वेक्टर भी आ चुका होता है कि तभी जेस 2 भी वहां आ जाती है। और यह देखकर जेस 1 जेस 2 पर गन तान लेती है ताकि उसे मारकर अपने सभी दोस्तों को बचा सके, लेकिन वह चाहकर भी जेस 2 को मार नहीं पाती। और यह देखकर जेस 2 वहां से भाग जाती है। वेक्टर भी सच्चाई अपनी आंखों से देख लेता है, जिसके बाद जेस 1 वेक्टर के पास आकर उससे कहती है कि वह यहीं डाइनिंग हॉल में रुके, कुछ ही देर में वह उनके बाकी फ्रेंड्स को लेकर यहाँ आएगी और उसके बाद वे जल्दी से इस शिप से निकल जाएंगे। इसके बाद जेस जल्दी से थिएटर में आती है और देखती है कि ग्रेग पहले ही मर चुका है, जिस पर जेस जल्दी से उस मास्क मैन पर अपनी गन से फायर करती है और सैली और डाउनी को वहां से निकाल लाती है। साथ ही जेस डाउनी को गन देकर कहती है कि तुम दोनों यहीं रुको और जब तक मैं
वापस ना आऊं, मेरे सिवा किसी पर भरोसा मत करना। और यह कहकर वह वेक्टर को लेने वापस डाइनिंग हॉल में चली जाती है, लेकिन तब तक वेक्टर वहां से गायब हो चुका होता है। जिस पर जेस जमीन पर पड़े ब्लड के निशानों का पीछा करती है और डेक पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वेक्टर कहीं दिखाई नहीं देता। तभी जेस को नीचे गोली चलने की आवाज आती है। ये डाउनी था जो किसी पर फायर कर रहा था। इसके बाद हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो अचानक अपना मास्क उतार देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि खुद जेस ही होती है। तभी वह नई जेस, सैली और डाउनी के सामने आती है और उन्हें अपने साथ एक रूम में ले जाती है। इससे पहले कि डाउनी और सैली कुछ समझ पाते, वह जेस एक चाकू से डाउनी का गला काट डालती है और सैली को भी घायल कर देती है। लेकिन सैली किसी तरह उस नई जेस से बचकर बाहर आ जाती है, जहाँ जेस 1 उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन सैली जेस से इतना डर चुकी होती है कि वह खुद को बचाकर तुरंत कंट्रोल रूम में आ जाती है और वहाँ पड़े ट्रांसमीटर से कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगती है। इतने में जेस भी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, जिस पर सैली डर के मारे कंट्रोल रूम से निकल जाती है कि तभी जेस ट्रांसमीटर पर ग्रेग की आवाज सुनती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही समय होता है जब ग्रेग को ट्रांसमीटर पर एक लड़की की आवाज आई थी जो उनसे हेल्प मांग रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि सैली ही थी। और यहीं ट्रांसमीटर लाइन कट जाती है और जेस जल्दी से सैली के पीछे डेक तक आ जाती है, जहाँ का दृश्य जेस को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। जेस देखती है कि उसके सामने सैली की बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, जिन्हें सी गर्ल्स नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब उसकी फ्रेंड सैली पहले भी कई बार मर चुकी थी। यह देखकर जेस तुरंत जिंदा बची सैली के पास जाती है और उससे कहती है कि इस बार वह सैली को बचा लेगी। कि तभी जेस को नीचे वाले डेक से किसी के लड़ने की आवाजें आती हैं और जेस जब वहां देखती है तो बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि शिप के किनारे मास्क वाली जेस और शिप पर आई नई जेस के बीच फाइट हो रही होती है। और अगले ही पल जेस देखती है कि नई जेस ने मास्क वाली जेस को शिप पर ही मारकर उसकी लाश समंदर में फेंक दी है। और ऐसा होते ही उसके दोस्त फिर से एक नई जेस के साथ शिप के करीब आने लगते हैं और यहीं जेस को सारी बात क्लियर हो जाती है। जेस जान जाती है कि यह टाइम लूप कैसे काम करता है। असल में होता यह है कि जब भी एक नई जेस शिप पर अपने फ्रेंड्स के साथ आती है तो शिप पर पहले से मौजूद मास्क वाली जेस नई वाली जेस के सभी फ्रेंड्स को मार डालती है। लेकिन जब आखिर में मास्क वाली जेस नई जेस को मारने जाती है तो नई जेस किसी तरह मास्क वाली जेस को ही मारकर समंदर में फेंक देती है, जिससे टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है और जेस कभी भी इस शिप से निकल ही नहीं पाती। लेकिन तभी जेस को एक बात याद आती है कि जब पहली बार उसने मास्क वाली जेस पर अटैक किया था तो वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा ही समंदर में जा गिरी थी। उसी समय टाइम लूप फिर स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर जेस बुरी तरह टूट जाती है। जेस जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर शिप को रोकने की बहुत कोशिश करती है ताकि वह बोट पर वापस जा सके, लेकिन तब तक बोट शिप से काफी दूर जा चुकी होती है। इसी पल जेस एक खतरनाक फैसला करती है कि इस बार वह शिप पर आई नई जेस और अपने सभी फ्रेंड्स को बचाने की बजाय मार डालेगी और जब टाइम लूप दोबारा स्टार्ट होगा तो वह अपने दोस्तों को शिप पर आने ही नहीं देगी बल्कि उनके साथ ही वापस बोट पर चली जाएगी। फिर जेस जल्दी से बाथरूम में जाकर ब्लड से मिरर पर गो टू द थिएटर लिख देती है और शावर ऑन कर देती है ताकि शिप पर फिर से आने वाले जेस के फ्रेंड्स थिएटर रूम चले जाएं और जेस उन्हें वहां मार सके। इसके बाद जेस पहले से मरे हुए अपने सभी फ्रेंड्स की लाशों को समंदर में फेंक देती है। तभी टाइम लूप का पैटर्न फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद जेस जल्दी से स्टोर रूम में पड़े कोट्स में से एक कोट पहन लेती है और अपना फेस मास्क से कवर कर लेती है और गन उठाकर थिएटर रूम की तरफ जाने लगती है, जहां डाउनी और सैली पहले से मौजूद होते हैं। तभी ग्रेग भी थिएटर रूम पहुंच जाता है और मास्क के पीछे छुपी जेस को देखकर उसे खुद को शूट करने से रोकने लगता है कि अचानक ग्रेग की नजर जेस के शूज पर पड़ती है और ग्रेग जान जाता है कि यह मास्क मैन जेस ही है, जिस पर जेस तुरंत ग्रेग को शूट कर देती है और ग्रेग नीचे गिर जाता है। साथ ही ग्रेग मरने से कुछ देर पहले सैली और डाउनी को बता देता है कि उसे जेस ने शूट किया है। तभी जेस सैली और डाउनी को भी शूट करके मार डालती है। इसके बाद फिर से टाइम वहीं आ जाता है जब मास्क वाली जेस नई जेस को ढूंढती हुई शिप के डेक तक आ जाती है, जहां नई जेस मास्क वाली जेस पर कुल्हाड़ी से वार करती है और मास्क वाली जेस समंदर में जा गिरती है। कुछ देर बाद जेस की आंख खुलती है और वह खुद को समंदर किनारे पड़ा देखती है। ये देखकर जेस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि वह इस शिप से निकल चुकी है और टाइम लूप खत्म हो गया है। ये सोचकर जेस तेजी से भागकर अपने घर पहुंच जाती है और छुपकर विंडो से अपने बेटे टॉमी को देखती है जो पेंट कर रहा होता है। कि तभी जेस की नजर सामने पड़ती है जहां एक और जेस रूटीन का काम कर रही होती है, यानी टाइम लूप अब भी चल रहा था, जहां जेस अपने पास्ट में आ
चुकी थी और ये टाइम आज सुबह का ही था। तभी अचानक टॉमी की नजर विंडो पर खड़ी जेस पर पड़ती है और डर के मारे टॉमी से पेंट गिर जाता है, जिस पर सुबह वाली जेस टॉमी पर बहुत गुस्सा करती है। यह सब देखकर बाहर खड़ी जेस रोने लगती है कि वह कितनी बुरी माँ है कि अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। और तभी जेस एक फैसला करती है। जेस घर की डोरबेल बजाती है, जिस पर घर के अंदर वाली जेस बाहर आती है और इतने में जेस एक हथौड़ा लेकर घर वाली जेस के रूम में जाकर उसे मार डालती है, ताकि अब वह एक अच्छी माँ बनकर हमेशा के लिए टॉमी के साथ रह सके। कि तभी टॉमी वहां आकर यह सब देख लेता है, जिस पर जेस उसे गले लगाकर प्यार करती है और समझाती है कि यह बस एक बुरा सपना था। इसके बाद जेस घर वाली जेस की लाश को ब्रीफ केस में डाल देती है, साथ ही उसका लॉकेट भी पहन लेती है और जल्दी टॉमी और जेस घर से सी साइड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जेस अपने बेटे से अब तक किए गए अपने हर बुरे बिहेवियर की माफी मांगती है और टॉमी से कहती है कि आज के बाद वह उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी। कि उसी समय एक सी ईगल जेस की कार के शीशे से टकरा जाता है, जिस पर जेस गाड़ी से निकलकर उस सी ईगल की लाश को समंदर किनारे फेंक देती है। अचानक जेस देखती है कि वहां पहले से बहुत से सी ईगल्स पड़े हुए थे, यानी ये हादसा पहले भी कई बार हो चुका था। ये देखकर जेस जल्दी से कार में वापस आती है, जहां टॉमी खून को देखकर रोने लगता है, जिस पर जेस फिर से टॉमी को डांटने लगती है। और तभी जेस की कार पास आते एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कार पूरी तरह पलटकर सड़क पर जा गिरती है और टॉमी और जेस इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तब हम पास खड़ी जेस को देखते हैं, जो यह सब देख रही होती है। अचानक उसी समय जेस के पास एक आदमी आता है और जेस से कहता है कि तुमने आज भी खुद को नहीं बदला, इसलिए अब फिर से तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और यह कहकर जेस उस आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वह टैक्सी ड्राइवर जेस को फिर से सी साइड पर ड्रॉप करके वहां से चला जाता है, जहां ग्रेग अपने दोस्तों के साथ जेस का वेट कर रहा होता है और इस तरह टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब जेस के साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपनी गलतियां सुधारने की बजाय हर बार उन्हें गलत तरीके से ठीक करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती थी, जिस वजह से जेस की यह सजा अब बिल्कुल सिसिफस की सजा की तरह बन चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको हमारी मूवीज पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।